सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड था, और उस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था लास्ट में, अगर आपको याद हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और उसमें क्या पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में? हमने एक तो फॉर्मुला पढ़ा था H=I²RT, एंड प्लस उसके हमने डेली लाइफ में जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो पढ़े थे, किस तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी हम करंटली सर्दियों में अगर हम बात करें तो जो हम हीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, रॉड का यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, गीजर जो होते हैं, ठीक है, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही बेस्ड है। जैसे बल्ब में जो फिलामेंट होता है जो टंजस्टन का बना होता है, जरा ये बताइए जो टंजस्टन होता है जिसको हम डब्ल्यू से सिम्बलाइज करते हैं, इसमें क्या हाई होता है, मतलब क्या हाई एंड क्या लो की जरूरत होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो फ्यूज वायर होता है उसमें क्या हाई एंड क्या लो होने की जरूरत है, बिकॉज दोनों ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट तो होता ही है, हीटिंग इफेक्ट तो दिखाता ही है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को मिलता है, इसलिए वो जब आपस में टकराते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। उसी तरह ये मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि चुंबकीय प्रभाव भी दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं वो स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहाँ पे आपको बोलूंगा, आप नोट कर लेंगे, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी किसने करी थी? ये करी थी जेम्स जूल ने। ये एक चीज नोट कर लीजिएगा, कब? 1840 में, 1840 में। टंजस्टन की अगर बात करें तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उच्च गलनांक का होना चाहिए एंड लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कम होना चाहिए। फ्यूज की अगर बात करें तो यहां पे हमें लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए एंड हाई रेजिस्टेंस चाहिए, कि मतलब जैसे ही थोड़ा सा करंट पड़ा उसको तुरंत रेजिस्ट कर दे कि आगे तो नहीं बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आगे हमारा लगा है अप्लायंस। तो फ्यूज बोलेगा देखो भाई का अप्लायंस लगा, महंगा है, अभी नया लेके आया वो टीवी, ठीक है, तो अभी अगर वो गया फूका तो उसका दिल टूट जाएगा और वो हम होने नहीं देंगे। इससे पहले इसका दिल टूटे हम ही टूट जाते हैं। तो फ्यूज वायर जो ब्रेक हो जाता है, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है। ये होता है फ्यूज वायर में। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिस्कवरी कैसे हुई, इसके पीछे की भी कहानी है। हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड नाम के एक व्यक्ति हुए, हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड नाम के एक व्यक्ति हुए। इन्होंने क्या किया, एक बार अपनी लैब में अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक तार पड़ा था, तार से करंट पास करवा रहे थे, तार से वायर से करंट पास करवा रहे थे। बगल में ही एक मैग्नेटिक कंपास पड़ा हुआ था। मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेट लगा होता है, समझ लो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो, ठीक है। अब मैग्नेट जिन लोगों को नहीं पता है, जो हमारे काफी भोले भाले लोग होंगे जिनको आज तक चुंबक देखा ही नहीं होगा, है ना, कुछ होंगे ऐसे तो नहीं होंगे ना, ये वाला चुंबक तो देखा ही होगे ठीक है। तो मैग्नेट की अगर बात करें तो मैग्नेट होता क्या? चुंबक। मैग्नेट वो चीज होती है जिसमें कि दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इतना तो बेसिक पता होना चाहिए कि भाई एक मैग्नेट होता है जो चुंबक होता है, उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है, ठीक। अब जब इन्होंने इसको करंट को पास करवाया इस वायर से, तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बगल में पड़ा हुआ, वो ऐसे रैंडमली पड़ा हुआ था, मैग्नेटिक जो कंपास है उसकी नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि वो हिल रहा है। उनको लगा हो सकता है मन का वहम हो। फिर से उन्होंने पास करवाया, फिर से वो हिला। उन्होंने कहा दैट्स नॉट दी वहम नाउ। तो फिर उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अब जितना भी करंट पहले पास करवा रहे थे उसका दुगना करवाया, तो दुगना डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जैसे मान लो पहले इतना देखने को मिला तो अब इतना देखने को मिला। अब इन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, इन्होंने कहा चलो उल्टा पास करवाते हैं, अभी यहां से यहां करवा रहे थे, अभी यहां से यहां करवाते हैं। जब इन्होंने ये करवाया तो उन्होंने देखा कि अब डिफ्लेक्शन नीडल का वो भी उल्टा हो गया, उल्टी डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। बस यहीं से हो गई डिस्कवरी। क्या? इन्होंने इस चीज को पाया कि जब जब ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा था। और वो चुंबकीय क्षेत्र क्यों जनरेट हो रहा था, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों जनरेट हो रही थी? क्योंकि करंट पास हो रहा था। यानी कि जो करंट होता है, करंट किसी भी कंडक्टर से पास होगा, कंडक्टर से हो सकता है, इंसुलेटर से तो हो नहीं सकता, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। ये डिस्कवरी क्लियर होनी चाहिए, जिसको हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831। जिस तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जेम्स जूल ने 1840 में किया था। अब बात ये आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो ये चीज क्लियर है कि एक तरह का मैग्नेट है। मैग्नेट कई तरह के होते हैं, ये जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बार मैग्नेट है। ये हो वही मैं बार मैग्नेट ही बना रहा हूं। इसमें दो पोल्स होते हैं, पोलैरिटी होती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट ले लो उसमें दो पोल्स फॉर श्योर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे भले मैं इसको काट दूं। ऐसा नहीं इसको काट दोगे तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, ठीक है। इतना काटोगे ना, इतना, तो ये नॉर्थ देन ये साउथ, इतना काटोगे ना, ये नॉर्थ ये साउथ, फिर काट दो, फिर काट दो, नॉर्थ साउथ। मतलब वो बायोम पढ़ेंगे, प्लेन एरिया करके होता है एक, ठीक है, प्लेन एरिया इस तरह से होता है, प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें रीजनरेशन का पावर होता है, ये इसकी आंखें ऐसे करके होती हैं, ठीक है। इसको काट दोगे पूरे प्लेन एरिया में बदल जाएगा, इसको काट दोगे पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा, इसको काट दोगे पूरा प्लेन एरिया बन जाएगा। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय रीजनरेशन। वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसी तरह ये काटते जाओ, पोल्स मिलते जाएंगे तुमको। और जिस तरह कल पढ़े थे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जो सेम चार्ज होते हैं पॉजिटिव वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस दूर भागेंगे, नेगेटिव दूर भागेंगे, प्लस माइनस पास में आएंगे, गले लगा लेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे जो सेम पोल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप अगर नॉर्थ पोल लाएंगे दूर भागेंगे एक दूसरे, तो सेम आपने करके देखा भी होगा मैग्नेट में कभी, है ना। इस तरह से जो मैग्नेट नहीं आते हमारे, तो उसमें आपने देखा होगा, तो ऐसे यहाँ पे लाते थे, खट्टे से ऐसे करके पीछे चिपक जाते थे, है ना। तो सेम पोल्स जो होते हैं रिपेल ईच अदर यानी एक दूसरे के दूर भागते हैं। बट डिफरेंट या फिर अनलाइक जो पोल्स होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर,
ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ऑलराइट, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट ये चीज़ ध्यान रखना, जो मैग्नेटिज्म होती है, चुंबकत्व तो बोल सकते हैं इसको हिंदी में, जो मैग्नेटिज्म होती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, चलो पहले पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तब मैं आपको बताता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब हमने किया क्या, इनका डायरेक्शन देखने के लिए बहुत पहले जब इन्होंने इस मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कवरी हुई थी नहीं तो हमने कुछ आयरन फाइलिंग्स ली। आयरन फाइलिंग्स क्या होती हैं, लोहे का बुरादा समझ लो, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है ना, ठीक है, लकड़ी का बुरादा होता है, वैसे आयरन की बहुत छोटे 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 पीसेज आप समझ सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं। इसको हमने इसके राउंड डाल दिया, मैग्नेट के राउंड डाल दिया, थोड़ा ठोक दिया ऐसे करके, ठीक है, सो दैट अरेंज हो जाए जैसे भी इनको अरेंज होना है। तो जब हमने ये चीज़ देखी कि जैसे भी अरेंज होना है इनको ऐसे हमने ठोक ठाक के कर दिया, तो ये एक फिक्स्ड पैटर्न में खुद को अरेंज कर ली। पैटर्न देख पा रहे हो आप, ये इस तरह से पैटर्न बन गया। हो सकता है पिक्चर थोड़ी ब्लर हो हल्की सी, इस वजह से उतना क्लियरली ना समझ पा रहा हो, लेकिन थोड़ा सा तो आपको दिख रहा होगा। इस तरह से मोशन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से मोशन हो रहा है, इस तरह से मोशन हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके मोशन हो रहा है, ये यहाँ पे भी वही, ठीक है, इस तरह से मोशन हो रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और यहां पे आप देख पा रहे हो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल डायरेक्शन कैसे दिखा, ये तो पहले समझ में आ गया ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी क्लोज्ड लूप बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल के पास जा रही है। ये कहां जाएगी, ये खत्म नहीं हो गई, वो पूरी यहां ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, फिर ये पूरी निकली होगी, ऐसे करके गई होगी, वो मतलब बस बनाने के लिए कि यहाँ तक छोड़ दिया गया बना के, लेकिन वो पूरा साउथ पोल तक जाएगा। तो यहाँ से नॉर्थ पोल से लगा निकली, साउथ पोल में गई, और डायरेक्शन भी वही दिखाया गया। तो ऐसा देखिए, वो मान लेते हैं हम, ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ से ही निकलती है और साउथ में ही जाती है, लेकिन एक कन्वेंशन अडॉप्ट कर लिया गया है हर जगह के लिए, ताकि कुछ डिसिमिलरिटीज ना हो, बोन ऑफ कंटेंशन ना बन जाए भैया कि कहां से निकलता है, कि भाई कोई बोल रहा है साउथ से निकलता है, कोई नॉर्थ से, तो मान लो कि नॉर्थ से निकलता साउथ में जाता है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। नॉर्थ से साउथ इनका मूवमेंट होता है, नॉर्थ से साउथ, यानी साउथ से निकल रही होंगी और नॉर्थ में जा रही होंगी, इस तरह से आपको याद रखना है। मतलब नॉर्थ से साउथ इस तरह से मूवमेंट होना है, मतलब साउथ में अंदर जा रही है, ठीक है, और नॉर्थ से बाहर निकल रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो साउथ से अंदर और नॉर्थ से बाहर हो रही है। इतनी चीज क्लियर। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड साउथ पोल में एंटर करती हैं, फिर जाती हैं। क्लियर। अगेन ये कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं हम लोग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, दूसरी चीज, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ, ये पूरा एक फिक्स्ड पैटर्न में रहती हैं, वो फिक्स पैटर्न आपको दिख रहा है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप के फॉर्म में रहती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप देख पा रहे हैं ये क्लोज लूप ही तो बना हुआ है, क्लोज लूप बना हुआ है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं ये, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को कभी कट करते हुए नहीं पाई जाएंगी। क्वेश्चन पूछेगा, अगर किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? सर अभी तो बोले तो नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते, इमेजिन करने, इमेजिनेशन में तो कुछ भी हो सकता है ना, तुम तो जाने क्या क्या इमेजिन करते होगे इमेजिनेशन में, ये भी इमेजिन कर लो कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन होंगे जो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी खुद को कट नहीं कर सकती हैं। पूछ ले कि अगर कर लिया तो हाइपोथेटिकल मान लो, तो उसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर यहां तक सभी को? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। बिल्कुल सही है श्रेया शर्मा, दो पार्ट बन जाएंगे। देयर विल बी टू पार्ट। ओके, क्लियर है किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बना? क्लोज लूप के फॉर्म में है, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, साउथ पोल में जा रही हैं, साउथ पोल में जा रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, बात सेम है। आज इमेजिन किया था मेरा शादी हो गई है, बस बस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा समझ आया कि ऐसा ऐसा होता है। हाँ, जो मैग्नेटिक फील्ड ये लाइंस होती हैं कैसी होंगी? स्केलर की वेक्टर। ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है इसलिए वेक्टर होगी। मैग्नीट्यूड तो होगा ही, अगर मैग्नीट्यूड है सिर्फ और सिर्फ वही है तो स्केलर होगी, यानी अदिश राशि होगी, लेकिन उसके साथ अगर डायरेक्शन भी अटैच्ड है तो वेक्टर होती है, सदिश राशि होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही है, सदिश राशि है मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसी है? वो तो हमने पढ़ लिया कि हांस क्रिस्टेड ऑस्टेड तार से निकाल लेते करंट को, बगल में पड़ा था मैग्नेटिक कंपास, वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक, अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे कि वो उसके अराउंड अगर मान लो ये जो तार है उसमें करंट डालने से, करंट फ्लो करवाने से कैसी बनेगी, जरा देखते हैं कैसी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज्ड सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पढ़े होगे ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर एक ही हो, तो इस तरह के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। खत्म खत्म। अभी कैसे खत्म? अब तुमसे पूछेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी? डिस्टेंस के साथ यानी दूरी के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूरी से मेरा मतलब ये है कि अभी मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूं और दूसरा पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, तो किस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? ये 1 2 3, सबसे ज्यादा सबसे कम किस में होगी?
तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा 1 में, देन 2 में, देन 3 में, यानी कि डिस्टेंस जैसे बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूं कि इसको हटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहां पे शो कर देता हूं, 1 अपॉन डिस्टेंस। यहां पे सही आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्लियर है? दूसरा पूछेगा करंट इंक्रीज कर दो। करंट इंक्रीज करने पे क्या होगा? क्रिस्टियन ऑस्टेट ने क्या किया था? करंट को इंक्रीज ही तो किया था। क्या हुआ था? डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो गया था, यानी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो गई होगी। यानी करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तीसरा उल्टा कर देते हैं, अभी यहां से फ्लो करवा रहे हैं, यहां से ऐसे दो ही डायरेक्शन हो सकती है ना, या तो नीचे से तुम ऊपर भेजो करंट को, या ऊपर से नीचे भेजो, यही तो कर सकते हो। अगर ऐसा रखा है, मान लो ऐसा रखा है, तो या तो यहां से ऐसे भेज सकते हो, या तो यहां, और तो कुछ भेज नहीं सकते ना, कोई डायरेक्शन तो है नहीं इसके अलावा। तो हम उल्टा कर दें डायरेक्शन को। जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था अभी वो बदल जाएगा। क्या था पढ़ेंगे अभी, एक रूल है राइट हैंड थंब रूल उससे, लेकिन जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था नीचे से ऊपर में, वो पलट जाएगा जैसे करंट का डायरेक्शन आप पलटेंगे तो। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने पे, इसको चेंज करने पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होगी आई होप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये है राइट हैंड। तो आप लोग तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल जिस भी काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन जो हमारे मैक्सवेल जी थे, ठीक है, उन्होंने सही काम के लिए यूज किया। तो आप भी अपने हाथ को जो है सही काम के लिए इस्तेमाल करिए, ठीक है, लिखने पढ़ने के लिए। और राइट हैंड थंब रूल सीखिए। यहाँ पे मैक्सवेल जी ने यह बोला कि स्ट्रेट करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इतनी राम का था तो समझ भेजे में घुस गई होगी ना, कि वही तो हंस क्रिस्टल और क्रिस्टियन ऑस्टेट ने डिस्कवर किया था। अब ये बोल रहे हैं मैक्सवेल जी, जिनको अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करवा के ये बता रहे हैं कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। सर्कुलर तो होगा, लेकिन ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कैसा होगा? तो इसके लिए इन्होंने बोला कुछ नहीं, आप एक काम करो, अपना अंगूठे को उस डायरेक्शन में रख दो, उस डायरेक्शन में कर दो जहां पे करंट का फ्लो है। करंट का फ्लो, ये जो एरो है वो करंट का फ्लो दिखा रहा है, यानी ऊपर की तरफ। तो मैं अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ रखूंगा। सब लोग ये एक्टिविटी करेंगे साथ साथ, ठीक है। अपने हाथ को खाली करो, ठीक है ना, जो भी चीज़ पकड़े हो अपने हाथ से उसको हटाओ वहाँ से, मतलब फोन को पकड़े होगा वैसे बात है। तो अभी जो अंगूठा है उसको ऊपर करो, ठीक है, एकदम हाथ को खुला रखो, ठीक है, अंगूठे को ऊपर करो और अपनी उंगलियों को कर्व करो, कर्व करो, कर्व करो। वो है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। ऊपर की तरफ अंगूठा रखोगे तो तुम्हारी उंगलियां ऐसे होकर आएंगी, उंगलियां तुम्हारी इस तरह से मुड़ेंगी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये डायरेक्शन कौन सी होती है जरा बताइए? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में? ये होती है घड़ी के विपरीत दिशा। यानी कि अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा करंट का, यानी कि करंट अगर अपवर्ड्स फ्लो हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। दैट मीन घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। और ये बताने की जरूरत है नहीं, अगर करंट डाउनवर्ड्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा, यानी कि क्लॉकवाइज करके देख सकते हो। इसको नीचे कर दो, करंट अब नीचे फ्लो रहा है, ये करंट, ये कंडक्टर, इसको नीचे फ्लो कराओ करंट को। अंगूठा नीचे हो जाएगा तुम्हारा। अंगूठा जब नीचे होगा तो उंगलियां कुछ इस तरह से कर्व करेंगी तुम्हारी। ये कौन सा डायरेक्शन होता है? क्लॉकवाइज। सिंपल। क्लियर? क्लियर है सभी को इतनी चीजें की नहीं? तुमने एक अच्छा वो पढ़ा होगा। अच्छा ये क्या है? ये इन्होंने मैक्सवेल का स्क्रू रूल है, मतलब मैक्सवेल का स्क्रू वाला। ये भी सेम चीज के लिए ही यूज होता है। किस चीज के लिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि जैसे अगर ये करंट का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन में स्क्रू को रख दो और फिर जैसे उसको घुमाओगे तुम, जैसे घुमाओगे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये मैक्सवेल का स्क्रू रूल है। इसको मतलब ये आई थिंक बुक्स में दिया भी नहीं होता, लेकिन एक बार एसएससी ने पूछ लिया था इसको, तो इसलिए देख लो कि भाई मैक्सवेल स्क्रू रूल उसी के लिए काम आता है जहां पर राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल होता है। अच्छा, तुम में से कितने लोगों को याद है, ये कुछ देखा होगा तुमने पक्का, मतलब क्लास 10th में तो नहीं लेकिन 11th 12th में देखा होगा इसको, अगर तुमने लिया होगा तो। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने इसको देखा है? जल्दी से बताओ। देखो तुम्हारी 10th 9th 10th में तो नहीं है, आगे मतलब थोड़ा हाइयर जैसे 11th 12th में है ये चीज़ें। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ कोई है क्या, मतलब अपने इस तरह से क्या साउथ और नॉर्थ बना रहता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि साउथ का मतलब होता है, साउथ पोल का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और नॉर्थ पोल का मतलब बाहर निकल रही है। यही तो मतलब होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इस तरह से, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? करंट किस तरफ फ्लो हो रहा होगा। या फिर चलो इतना छोड़ दो आप, ये बस इतना पढ़ लो, नहीं तो फालतू में और उलझ जाओगे। वो जो पीछे बताया जो इंपॉर्टेंट वही भूल जाओगे। तो ध्यान रखना, जब ऐसा साउथ जो पोल होता है, साउथ पोल के केस में जो डायरेक्शन होता है, साउथ पोल के केस में अगर हम उसको साउथ पोल को सामने से देखेंगे ना, तो उसमें जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो क्लॉकवाइज नजर आएगा। क्लॉकवाइज ध्यान रखना, ठीक है। और नॉर्थ पोल के केस में ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, एन से नॉर्थ, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो, एन से नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर कहीं यहाँ पे या फिर ये भी मैं बोल सकता हूँ, वाइस वर्सा बोल सकता हूँ कि अगर मुझे पता है कि ये नॉर्थ पोल है तो मुझे पक्का है ये कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में होगा। ये ऑप्शनल है, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि 9th 10th का आपका ये पार्ट नहीं है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब एक गोला, एक ले लिया ना, सर्कुलर लूप ले लिया हमने। ये है सर्कुलर लूप, ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ ना, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर लूप है। इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। वहां पे क्या था? पीछे एक सीधा कंडक्टर था, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर था, एकदम सिलेंडर के फॉर्म में, स्ट्रेट करंट। ये लूप है, गोला है, चक्का है। अब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इसको हटाता हूं, बस करंट का डायरेक्शन दिखाता हूं। ये है करंट का डायरेक्शन,
ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है ऐसे करके, तो यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, यहाँ पे मैं दो हिस्से ले लेता हूँ, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ पूरे लूप में और ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और ये भी बिहेव करेगा। लेफ्ट में आओ जरा, ऐसा है ऊपर जा रहा है ना, इसके लिए तो करंट कहाँ होगा इसका, मतलब ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो होगा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है, एंटी क्लॉकवाइज ही तो है। इसके लिए करंट सर नीचे आ रहा है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही तो दिखाया है, क्लॉकवाइज ही तो दिखाया है ऐसे करके, समझ में आया? जैसे ऊपर इसके लिए ऊपर जा रहा है, इसमें क्या क्लॉक, हाँ ठीक है, इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ करंट नीचे आ रहा है, तो क्लॉकवाइज इस तरह से, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब इस तरह से बड़े बड़े और ये कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है कि नहीं, क्योंकि एक तरह से ये स्ट्रेट करंट कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, उसका एक पार्ट ऐसे 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 करके ऐसे बनती रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेंटर में बीच में कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल है, पैरेलल है एंड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब है समान होता है, यूनिफॉर्म, इतना तो फिजिक्स में समझ गए होगे ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी, जल्दी से बताओ, पॉइंट ए या पॉइंट बी, कहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ए में, अभी पढ़ाए थे, जितना पास रहोगे उतना ज्यादा अच्छी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक, और जितना दूर जाते जाओगे घटती जाएगी, ठीक है, घटती जाएगी, लेकिन जब इस रीजन में पहुंचोगे ना, ज़्यादा कुछ चेंज होगी नहीं, यूनिफॉर्म ही होगी। ठीक है, अब तुम्हें इसको और अच्छे से समझ में आएगा जब इस पे आएंगे सॉलिनॉइड पे, बट बिफोर दैट अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले, जैसे वहाँ पढ़े थे, करंट डबल तो मैग्नेटिक फील्ड डबल, डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे पता है क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये पूछेगा अगर लूप है, लूप में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, टर्न्स जैसे ये एक लूप है, 2 कर दें तो डबल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, 3 कर दें ट्रिपल हो जाएगी। अच्छा ट्रिपल और क्या हुआ है, बजट में आज पढ़े हैं, निर्मला सीतारमण जी कल बोली थी, डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो ट्रिपल हो गया है और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स कितने हो गए, 2.4 टाइम्स हो गए, है कि नहीं, तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, लपेटे में ले लेते हैं। तो लूप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम से ही बढ़ेगी। एक लूप है मैग्नेटिक फील्ड x है, 2 लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड 2x, 3 लूप है मैग्नेटिक फील्ड 3x, जैसे एक लूप बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स होती चलेगी। ठीक, डिस्टेंस बढ़ाओगे सेम, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, सिंपल वही सेम सबके रूल है। अब आ जाओ सोलेनॉइड, परिनालिका बोलते हैं इसको हिंदी में, परिनालिका, ये होती क्या है परिनालिका, परिनालिका क्या है कि वहां एक टर्न था ना कॉइल का, एक सर्कुलर लूप पर देख लिया, बहुत सारे लूप का ऐसे 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 बना लिए, जैसे आप देख रहे हो ऐसे खूब सारे लूप का एक कॉपर, मान लो कॉपर की लिया, कॉपर का तार, उसके लूप पे लूप पे लूप 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 ऐसे करके बना लिए। ठीक, इसमें से अब करंट को पास करवाया, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे करके अब इसको करंट यहाँ से स्विच लगा, करंट डाल दिया इसमें, करंट पास करवाया, जब करंट इसमें पास करवाया ना, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी ना, वही तो पढ़नी है हमें, वो कैसी बनी, ये एक टर्न है लूप का पढ़े अभी पीछे, ये एक लूप, ये दूसरा लूप, ये तीसरा लूप, चौथा लूप, तो कैसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी बनेगी जैसे यहाँ बन रही थी। लेकिन क्योंकि इतने सारे लूप हैं तो पता होगा क्या, यहाँ पे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया है। अब जो फिगर में दिखाया है उसको मैं समराइज करता हूँ आपके लिए कि किस तरह से यहाँ पे एक परिनालिका में सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली मैदान पड़ा हुआ है, खाली मैदान पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जैसे ही दूरी आपकी बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे अगर अंदर घुस जाओगे ना सोलेनॉइड के, तो देख रहे हो कितनी भर भर के मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी भर भर के मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी क्लोज पास पास लाइनें हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले में, लिख लेना इस चीज को भी कि अगर लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर वो क्लोजर होंगी, पास पास होंगी, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र वो ज्यादा है। अगर पास पास है, जैसे एक ये तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी। क्लियर है, तो ये चीज, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अंदर सोलेनॉइड के अंदर मैक्सिमम वो होगी क्या मैग्नेटिक फील्ड। ये पूछता है कि सोलेनॉइड में परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे देखने को मिलेगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आपको सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड के इनसाइड में देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा। और पता है सोलेनॉइड के जो अंदर ही सबसे ज्यादा ये यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि तुम यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ पे खड़े होगे तो भी सेम, यहाँ पे खड़े होगे तो तब भी उतनी मिलेगी जितनी यहाँ मिल रही थी, यहाँ पे भी उतनी, यहाँ पे भी उतनी, यहाँ पे उतनी, यहाँ पे उतनी, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है। लेकिन जब तुम यहाँ पे जाओगे ना सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे जीरो, सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे जीरो, थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो ही मिलेगी, और जैसे जैसे और बढ़ते जाओगे तो डिस्टेंस के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्लियर, एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देन आपको डाउट्स आप पूछ लेना। तो सोलेनॉइड के में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर, और वहाँ पे वो यूनिफॉर्म भी होती है, समान होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है। तो ये जो परिनालिका थी ना, ये भी तो परिनालिका ही है, देखो एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा, छठा, सातवां, ये एक सोलेनॉइड ही है। तो ये बोल रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर अगर तुम कीली डाल दोगे, कीली मतलब कोई भी सिंपल मेटल, जैसे कि सॉफ्ट आयरन रॉड है, ये सॉफ्ट आयरन रॉड है, या फिर स्टील की रॉड तुम डाल दो, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। जैसे ये सोलेनॉइड है, जब इसमें हमने करंट को पास करवाया तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, यहाँ पे साउथ पोल। अभी बताया था आपको कि नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल में जाती है। साउथ पोल क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है आपको, यानी कि जैसे ही हमने सोलेनॉइड परिनालिका में करंट पास करवाया, मैग्नेटिक फील्ड भयंकर वाली जनरेट हुई, और क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्म है, बहुत ज्यादा है, तो ये एक पूरा ऐसा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। बार मैग्नेट मतलब ये वाला टाइप ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम कोई इस तरह से कोई मेटल रॉड डाल दे, जैसे आयरन की नेल डाल दी, आयरन रॉड डाल दी, ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा, ये एक बहुत भयंकर वाला मैग्नेट बन जाएगा। कौन, ये जो रॉड डाली है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। अब मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं, बिकॉज यहां पे हमारा काफी बड़ा पोर्शन खत्म हो चुका है और इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, और यहां पे
अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में पढ़ा था। वही सेम चीज़ लूप के लिए भी ट्रू है कि जो लूप था, जैसी भी ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, अगर हम करंट को रिवर्स करते हैं, करंट अभी इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, इसको उल्टा कर दें, यहाँ से डाल दो, यहाँ से निकाल दें, तो उल्टी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल। सोलेनॉइड किसका मिक्सचर है? मिक्सचर या क्या, कैसा सवाल पूछ रहा है? सोलेनॉइड किसका मिक्सचर है? ये कॉपर का, जैसे कॉपर आप ले लो, कॉपर के नंबर ऑफ टर्न्स कर दो, वो सोलेनॉइड बन जाएगा। व्हाट इज कंडक्टेंस? वाह, अच्छा क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने करा तो था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है कि प्रतिरोध, कंडक्टेंस का मतलब है कि करंट का फ्लो को और सपोर्ट करना। अभी आ रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, अभी रुक जाओ, अभी बस फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ही आ रहे हैं, बस आ गया देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। चलो अब आते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, लेकिन उससे पहले क्यों यूज करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को? तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये? मैंने ये बोला ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी जो सर्कुलर होगी, अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्या होगा कि अगर इसको हम कहीं ले चलें, उठा के कहीं ऐसी जगह में ले चलें जहाँ पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जहाँ पे पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, वहाँ पे इसको उठा के ले चलते हैं। चलो भैया, चलो 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 चलो, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टैक्ट में आएगा ना, धक्का लगेगा जोर का इसको, और गाना गाएगा फिर वो, एक है ना, धक्का लगा धक्का लगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? हुआ ये कि इसके दोनों मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक तरह से इंटरैक्ट करी, कुछ तो होगा, तो फोर्स लगेगा, बल लगेगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर देख चुके हैं, खुद की उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसको किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो उसको फोर्स लगेगा। वो फोर्स का डायरेक्शन बताया था फ्लेमिंग जी ने। ये फ्लेमिंग थे जिन्होंने अपना लेफ्ट हैंड का यूज किया। तुम तो पता नहीं क्या के लिए यूज करते रहते हो, देखो कुछ सीखो। मैक्सवेल जी ने अपना राइट हैंड यूज किया, फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड, उन्होंने भी फिर से भी राइट हैंड भी यूज करेंगे हैं, और तुमको जो है छोड़ो खैर। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें उन्होंने ये बोला फ्लेमिंग जी ने कि थंब को, ये फर्स्ट फिंगर जिसको फोर फिंगर बोलते हैं, मिडिल फिंगर, इनको कुछ इस तरह से रखो कि तीनों 90 डिग्री में हो। बनाओ ऐसे करके, अंगूठा ऐसे कर लो, फोर फिंगर को ऐसे, और मतलब बाहर की तरफ, जैसे मतलब मेरी तरफ, मतलब अपनी तरफ वो मिडिल फिंगर कर लो इस तरह से, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। सभी लोग बना लो अपना पहले जल्दी से, और लेफ्ट का यूज करना, राइट का मत यूज करने लगने, फिर बोलोगे कि सर निकल नहीं रहा हमारा, तो कुछ और ही निकल रहा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बना लो ताकि वो तीनों 90 डिग्री में हो और वो लेफ्ट हैंड ही हो आपका, ठीक है। तो फ्लेमिंग जी के अनुसार उन्होंने ये बोला कि अगर जो फोर फिंगर है, जिसको तर्जनी बोलते हैं हिंदी में, तो वो अगर मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर वो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो थंब हमें दिखाएगा, ठीक है। वो पूछ लेता है। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट ऊपर फ्लो हो रहा है सर, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, तो मिडिल फिंगर आपकी ऐसी होगी, रख लो इसको मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से फोर फिंगर को इधर करो। करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और करंट को तो मिडिल फिंगर दिखा रही है, तो हाथ को मोड़ना पड़ेगा तुमको, हाथ को मोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर होगी। फोर फिंगर अभी भी तुम्हारी वहां पे, मैंने कर लिया, तुम भी करो, ठीक है। मिडिल फिंगर को ऊपर करो, मिडिल फिंगर को ऊपर। अंगूठा कहां को जा रहा है? अंगूठा कहां को जा रहा है? अंगूठा अंदर को जा रहा होगा तुम्हारा, उस साइड को जा रहा होगा, तुमसे विपरीत जा रहा होगा, अंदर की साइड। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ हुआ, और वही यहाँ पे क्रॉस से दिखाया गया है। पता है तुम्हें कि जैसे कि तुम रीजनिंग में पढ़ते होगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पढ़ते होगे, 4 फिजिक्स में 6 डायरेक्शन होते हैं, एक अंदर और एक बाहर। अंदर को दिखाते हैं इससे और बाहर को दिखाते हैं इससे। तो ये जो क्रॉस दिखा है वो अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, समझ गया ना कैसे कि मैग्नेटिक। अब याद कैसे करेंगे सर, हम भूल जाते हैं किसको कौन सी फिंगर किसके, उसके लिए भी हमारे पास जुगाड़। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, छोड़ो ना, तुम लिख लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लिख लो तुम, और ये क्या है? करंट है, इसको करंट लिखो ऐसे। ये क्या है? फोर्स है। फादर मदर और चाइल्ड, खत्म। ऐसे तीनों डायरेक्शन तीनों कर लिया। अंगूठे से शुरू करो, अंगूठा मोटा सा है, पापा होंगे वो, ठीक है, एकदम तगड़े से पापा होंगे, तगड़े से, तो वहां से स्टार्ट करो। फादर होंगी, देन मिडिल वाली मदर, मिडिल फिंगर मदर हो जाएंगे, और बीच वाले जो मिडिल फिंगर तुम, मतलब चाइल्ड, ऐसे करके तो फादर मदर चाइल्ड, खत्म, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। तो अगर पूछ भी लिया तो भी आप बता दोगे। क्लियर है इतनी चीज़? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लो अगर किसी कोई डाउट हो, तब आगे बढ़े। हमारा लास्ट टॉपिक है वो जो हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या भैया नो स्पैम ओनली आई वांट टू हेल्प परमार सर, कैसी हेल्प है ये? कैसी हेल्प है? स्पैम, चलो भाई 30 मिनट्स के लिए टाइम आउट कर दिया, ठीक है। आई थिंक यू नीडेड माई हेल्प, तो मैंने हेल्प कर दी आपकी। टीटी बड़ा प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़, तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तुमको पहले क्वेश्चन देते हैं। तुम लोग के जो है मस्ती ज़्यादा सवाल हो रही ना, तो क्वेश्चन देते हैं तुमको, अच्छा ठीक है। चलो एक तुमको क्वेश्चन ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। तुम्हारे सामने डायग्राम भी लिखा हुआ है, एकदम बना हुआ है, ठीक है। इधर की तरफ डायरेक्शन वो है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को जो है एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कंडक्टर को मूव करवा रहे थे ना, यहाँ कंडक्टर छोड़ो, इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे नीचे की तरफ फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ फेंक दिया। ये बताओ इसको फोर्स झटका कहाँ को लगेगा? बताओ जल्दी से।
झटका कहाँ को लगेगा जल्दी से बताएंगे। लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड में फोन पकड़े तो राइट हैंड का यूज़ करने लगे, लेफ्ट हैंड का यूज़ करना है और तीनों को राइट एंगल पर रखना, और राइट एंगल से अगर जैसे तुमने इधर उधर किया ध्यान रखना माता रानी का पाप लगेगा। बहुत लोगों का क्या आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ठीक है, और मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है हो गया। तो अब बीच वाला कहाँ रखें, बीच वाला फिंगर करंट, तो कुछ लोगों ने किया होगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करा, ठीक है इलेक्ट्रॉन को नीचे, अच्छा इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करा तो नीचे मिडिल फिंगर कर देते हैं, तो अंगूठा हमारी तरफ को आ गया, फोर्स हमारी तरफ को लगेगा, फोर्स आउटसाइड लगेगा, फोर्स के लिए ये होगा ना ना मुन्ना ना वो नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट है, एक अमिताभ बच्चन का भी नहीं चलता, समझ में आया नहीं है, ये थोड़ा सा ऊंचे लेवल की बात है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमेशा ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जो मिडिल फिंगर वो तो इधर को जाएगी, और जो सॉरी फोर फिंगर, और जो तुम्हारी मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ हो जाएगी, अगेन वो अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी कि ये होगा तुम्हारा डायरेक्शन। अब कुछ लोग बोले सर समझ नहीं क्या इलेक्ट्रॉन ना समझो, छोड़ दो उसको, ये बताया याद रखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ये बताया कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट करंट फ्लो करता है, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात है, तो अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो। लेकिन ये याद रखना कि हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल कब यूज करते हैं, मैं ठीक है उसको यूज करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर में को जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में। अरे भाई खुद की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना इस पे फोर्स लगाएगी है, मतलब तुम जैसे कि तुम खुद को क्या मार लेते हो, तुम बोलोगे हाँ मार लेंगे, जहाँ हाथ से मार लेंगे, नहीं तुम्हारे गाल को मार देगा, तुम्हारे हाथ को मार देगा, मार देगा, लेकिन तुम्हारा हाथ दूसरे के हाथ को जरूर मार देगा। तो वही हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको थोड़ी ना मारेगी, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो इसको मारेगी, ठीक है। तो वो कैसे मारेगी, कहाँ मारेगी, कैसे मारेगी, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय। और एक चीज ध्यान रखियो, यहाँ पे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इस पे तुम्हारी मोटर काम करती है, मोटर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। जरा ये बताओ मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मोटर। तो मोटर हमने क्या पढ़ा था, मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, इलेक्ट्रो में। सर हमें दूसरा हाथ भी दिखाता है, फिर से एक हाथ आएगा क्या, हाँ एक हाथ और आएगा, ठीक है चिंता न करो, मैं समराइज कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये है क्या, विद्युत चुंबकीय ये बोलता है कि देखो ठीक क्लियर, ये लगा हुआ गैल्वेनोमीटर जो करंट को नापता है, ठीक। ये कंडक्टर है कोई, मतलब जिसमें कॉइल ऐसे सोलेनॉइड, तो मान लो इसमें करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं हम, करंट फ्लो नहीं करवा रहे हैं अभी हम। ये चुंबक लेके आए हम, ठीक है, चुंबक लाया, अभी ये शांत बैठा हुआ था, गैल्वेनोमीटर आराम से सो रहा था, ठीक है, चुंबक आया इसके पास, गैल्वेनोमीटर जाग गया, चुंबक यहीं रुक गया, गैल्वेनोमीटर फिर से सो गया, चुंबक फिर से अंदर गया, गैल्वेनोमीटर फिर से जाग गया, जैसे ही चुंबक रुका गैल्वेनोमीटर फिर से सो गया, गैल्वेनोमीटर को पीछे खींच लिया, चुंबक को मैग्नेट को पीछे खींच लिए, ये फिर से जागा, मैग्नेट को फिर से पीछे खींच लिए, फिर से जागा। क्या हो रहा है, ये एक पैटर्न तुमने ऑब्जर्व किया कि जब चुंबक रुकता है तो गैल्वेनोमीटर रुक जाता है, जब चुंबक मूव करता है तो गैल्वेनोमीटर भी मूव कर देता है। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे होगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर किसी कंडक्टर को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि इसके तार में करंट फ्लो हुआ, वो करंट इसलिए फ्लो हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से, ध्यान रखना मेरी वर्डिंग्स, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। लेकिन जैसे तुमने मैग्नेट को स्टैटिक कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज ही नहीं हो रही ना, वैसे की वैसे रुक गई मैग्नेटिक फील्ड। खूब ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा यहाँ पे भर भर के मैग्नेटिक फील्ड, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए, तभी मैग्नेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इसके अंदर बाहर आपको करना है, तो ही क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी देन वो उसमें जो है करंट इंड्यूस होगा और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब ये क्या कौन सा हाथ है, ये हाथ ये बताता है कि किस डायरेक्शन में वो करंट इंड्यूस होगा। और ये ध्यान रखना, जब हम मैग्नेट को लाए थे अंदर की तरफ, जब हम मैग्नेट को अंदर की तरफ लाए थे तो जो डायरेक्शन था करंट का, जब बाहर की तरफ ले जाएंगे उसका उल्टा होगा वो, ठीक है। यानी कि जब इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा जब इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है क्लियर। अब ये जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो हमें ये बताता है कि करंट का क्या डायरेक्शन होगा, जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका क्या डायरेक्शन होगा, कौन सी दिशा होगी। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ये बोलता है कि अगेन आप राइट हैंड का यूज करना, लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना है, तो इसको इस तरह से रखना है अगेन वही, ठीक है, फादर मदर, ठीक है, फादर मतलब थ्रस्ट या फिर मोशन फोर्स, ठीक है, और ये आपका थ्रस्ट एक तरह से, या फिर थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को दिखा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने इस मैग्नेट को मूव करवाया तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रहा है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, जो मिडिल फिंगर होगी वो आपकी करंट के डायरेक्शन को दिखाएगी कि करंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर है। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण से एसोसिएटेड है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना भी, चलो इसमें आपका जैसे मोटर वहां पे उस पर वर्क करती है, इस पर जनरेटर वर्क करता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे जनरेटर वर्क करता है।
नो डाउट। ओके ठीक है, तो जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अगर आप कभी जनरेटर में देखें तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट को अंदर बाहर मूव करवाया जाता है, सो दैट उसमें करंट इंट्रोड्यूस हो। बिकॉज हमें पता है जनरेटर क्या करता है, जनरेटर करता है आपका, जनरेटर करता है व्हाट, और मोटर का एकदम उल्टा, मोटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल को सॉरी वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। ठीक है, ऐसे समझ लो, जो आपका मैग्नेट है वो अंदर बाहर उसके अंदर मूव हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मैग्नेटिक फ्लक्स अवधेश आना वो है नहीं आपके सिलेबस में। ठीक है, मतलब अगर 9th एंड 10th का देखें तो उसमें नहीं है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, बिल्कुल से मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। और एक चीज़, ये डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया सब कुछ, थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें भी देख लेते हैं जो पूछ लेता है। डिस्कवर्ड बाय हुम? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था 1831 में, 1831 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1831 में। एक सेकेंड, चलिए तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किट का। बाकी वो तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन से टाइप का जो वायर है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देख ली थी। हाँ, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट के टाइम पे होता क्या है? तो कभी अगर आपने घर पे ऑब्जर्व किया शॉर्ट सर्किट मतलब कि, मतलब जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो फूक जाती है ना हमारे अप्लायंसेस, फूक जाते हैं मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें ओवरफ्लोइंग ऑफ करंट हो गया। ये होता कब है? एक तरह से जब ओवरलोडिंग हो जाती है। ओवरलोडिंग कब होती है? जब हमारा जो लाइव वायर है, बताइए इसका क्या, किस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? लाइव वायर जब जो है न्यूट्रल वायर से गले लग जाता है कि आओ हम दोनों एक दूसरे को मिल जाएं। ठीक है, ये तब होता है जब आपका मान लो कि जो इंसुलेशन होता है वायर का, जो प्लास्टिक वगैरह लगा होता है वो डैमेज हो गया वो प्लास्टिक, जो इंसुलेशन बार कोटिंग होती है, तो लाइव वायर न्यूट्रल वायर से गले लग जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो ध्यान रखना, करंट CDS CAPF एनडीएम तो भर भर के इस पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आपके में भी आने के चांसेस है बिकॉज ये सिलेबस का पार्ट है। तो करंट इन दी सर्किट, ठीक है, करंट इन दी सर्किट इंक्रीजेज एब्रप्टली, इंक्रीजेज एब्रप्टली। इसका मतलब ये है कि सर्किट में करंट बहुत भयंकर तरीके से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। और एक चीज़, रुक जाओ, क्या मैंने ये बताया कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, नहीं बताया ना, एक सेकंड। ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंडक्टर को मूव करवा रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कब ये मैक्सिमम और कब मिनिमम होता है। तो ध्यान रखना, अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन अगर 90 डिग्री होगा, जो कि पहले केस में आप देख पा रहे हैं, ये कंडक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री एकदम, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर वो पैरेलल है, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका कंडक्टर वो पैरेलल है, तो इस केस में मिनिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एंगल पे कैसे डिपेंड करता है वो भी पता होना चाहिए कि जो अगर फोर्स विल बी मैक्सिमम, ठीक है, फोर्स विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम कब होगा? व्हेन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड दी मोशन ऑफ कंडक्टर, और बिल्कुल ये बोल सकते हैं एंड दी मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर के बीच का जो डायरेक्शन है, नॉट मोशन, यहाँ पे कंडक्टर लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड जो कंडक्टर का, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है कंडक्टर का, अगर वो 90 डिग्री है तो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम तब होगा जब ये सेम चीज़ 0 हो, मतलब 0 डिग्री पे हो, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है जो कंडक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है कि अगर मतलब आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है, अगर दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं। करंट विच द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? सिल्वर, नाइक्रोम, क्रोमियम या फिर आयरन? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता का मान सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी? हाईएस्ट वैल्यू पूछा है रेजिस्टिविटी का, हाईएस्ट वैल्यू, सिल्वर, नाइक्रोम, क्रोमियम या फिर आयरन? तो भाई नाइक्रोम क्या है? धन्यवाद प्रखर जी। तो नाइक्रोम की अगर बात करें तो निकल और क्रोमियम है। ठीक है, निकल एंड क्रोमियम, और ये एक तरह का अलॉय है, और कल पढ़े थे कि अलॉय का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाट मेटल। क्रोमियम और निकल से मिलकर बनता है नाइक्रोम, तो क्रोमियम से तो ज़्यादा होगा। सिल्वर की बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है, मान लो कि सिल्वर एज दी हाईएस्ट कंडक्टिविटी, यानी कि जिसकी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी उसकी उतनी कम होगी, रेजिस्टेंस उसका उतना कम होगा। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। यूनिट बताइए इसकी जल्दी से कमेंट में, इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम की, बिकॉज आयरन की भी से ज़्यादा होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ 4 रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द 4 रेजिस्टर्स? कल हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी कि जब ये सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स लगा देते हैं सीरीज में, सीरीज का मतलब ये हो गया कि भाई इस तरह से एक ही तार में कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि तार का बंटवारा नहीं हुआ है अभी तक। तो सिंपल आप इनको जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12 6 18, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और जब सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो क्या चीज़ सेम होती है, ये बता दीजिए, क्या चीज़ सेम होती है? और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रा क्या होता है? तो सीरीज में करंट इंड्यूस्ड जो करंट होता है वो सेम होता है, और रेजिस्टेंस की अगर बात करें, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम।
मटीरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कोमल, वृंदांजलि, अजीत, अमिताभ मिश्रा, सही है। तो अगर बात करें अलाउ जो नहीं करते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स की हाईएस्ट कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होता है, लो सबसे लो रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और बहुत कम कंडक्टेंस होता है, जीरो होता है बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन कंडक्टर है? सिल्वर, ग्लास, मिक्का, एबोनाइट। तो भाई हमें पता है कंडक्टर होते हैं मेटल। मेटल क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं बिकॉज उन पे न्यूक्लियस का चार्ज उतना होल्ड है नहीं, तो दूर है इसलिए। तो आंसर यहाँ पे सिल्वर होगा, इज अ कंडक्टर, ठीक है। सिल्वर हैज दी हाईएस्ट कंडक्टिविटी, ध्यान रखना, सिल्वर, चांदी। तो फिर से चांदी के तार क्यों नहीं बना देते हैं, बताओ जल्दी से। जब चांदी का इतना अच्छा कनेक्टिविटी है, कॉपर से भी अच्छा है, तो चांदी के तार क्यों नहीं बनाते हैं सिल्वर के? विच डिवाइस इज यूज टू इधर ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इट, किसका यूज करेंगे? इंसुलेटर, वायर, स्विच या फिर बल्ब? तो पिछले क्वेश्चन का ये आंसर है। तुम जैसे लोगों से बच पाएंगे तार है? क्यों? तुम लोग तार खोल नहीं लोगे? अगर सिल्वर के लगे होंगे, खोल के तुम बेच डालोगे उसको, है तो रह ही नहीं पाएंगे तार। रात को पता चला है चोर लोग, और तार मतलब तुम लोग तो चोर नहीं हो, मतलब मैं चोर लोगों की बात कर रहा हूँ। तुम लोग तो अच्छे लोग हो, ठीक है। तो तार लोग खोल ले जाएंगे, तो इसलिए, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट और ब्रेक करने का काम स्विच का होता है। स्विच आपने ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, करंट फ्लो हो गया, ठीक। स्विच आपने ऑफ किया तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स रुक गए। आपने ऑन किया तो क्या होगा? जैसे आपने ऑन किया तो क्या हुआ? एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यही तो इसका मतलब हुआ ना, कल पढ़े थे, विभवांतर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन तो पहले से भरे पड़े हैं। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट? जल्दी से बताइए। अजय कुमार सही है, भूमिका गुप्ता सही। चलो, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द डेंसिटी ऑफ वायर। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस, ये तो रो तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, सब कुछ कल पढ़ चुके हैं कायदे से। और एरिया को कम करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड ऑन लेंथ बट नॉट द डेंसिटी, गलत। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल कंडक्टर्स ना। सिल्वर का अलग होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, कॉपर का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, निकल का अलग होगा। समझ आ रही बात? ये उनका सबका अलग होता है। तो रेजिस्टेंस, ये भी गलत हुआ। रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, ये सही है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन, किसी पे डिपेंड नहीं करता वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल के नेचर, जैसे आयरन का एक स्पेसिफिक होगा, वो फिक्स्ड है वो। कॉपर का अलग है, वो भी उसका फिक्स्ड है, ठीक है। उसको लेंथ बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस का लेना देना है, कल समझे थे हम लोग। लाइट बल्ब एक है वर्किंग ऑन 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, करंट 3 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल सा फॉर्मुला लगाना है, कौन सा? जो ओम्स आपने दिया था, ओम्स लॉ कब दिया था ये बताएंगे। ओम्स लॉ कब दिया गया था? तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। V इज इक्वल टू IR, ये फॉर्मुला हमारा बन गया था, जहाँ पे R एक तरह से रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो V कितना है? 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट कितना है? 3 है, R निकालना है, सिंपल 6 ओम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। द इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज। तो इंड्यूस्ड करंट जो है कब सबसे ज्यादा होगा? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? अभी बताए थे हमारे यहाँ से एल्यूमिनियम को सिल्वर समझ के खोल ले जाते हैं, ये भी सही है। 1827 से 1829 नहीं 1827 होगा, ठीक है। ओम्स लॉ जब डिस्कवर किया गया था। तो एट राइट एंगल्स टू द इलेक्ट्रिसिटी, राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक सोर्स, क्या लिखा होता है? इंड्यूस्ड करंट इज द हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल। जब हमने क्या देखा था, जैसे मान लो ये एक कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है। एक चीज़ तुम्हें दिखाते हैं, देखो EMF पढ़े थे, ये कॉइल है, ठीक है, ये दूसरी है, ध्यान से सुनना, ठीक है, दूसरी है। ये भी तो पढ़े थे, मान लो ये इसमें स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन कर दिया तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, सोलेनॉइड इस तरह से जनरेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से जनरेट हो जाएगी। तो ये है एक जिसमें कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको इसके पास लाएंगे तो इसमें क्या करंट फ्लो होगा? हाँ या ना, बताइए जल्दी से, हाँ या ना, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? क्या आपके पास प्लॉट है? क्या आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं? ब्रिक एंड बोर्ड आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक